हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आपका बहुत-बहुत स्वागत है सजग फैक्ट चेक वेबिनार में। आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम हेयर हेल्थ से रिलेटेड और स्किन हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे जुड़े जो पोस्ट और वीडियोस हमें सोशल मीडिया, इंटरनेट पर मिले हैं, उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, दिल्ली चिराग एनक्लेव। हेलो डॉक्टर संदीप, वेलकम टू सजग वेबिनार। Thank you so much for having me here. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर हुमायरा भट्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, इनामदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर हुमायरा, वेलकम टू सजग वेबिनार। Thank you so much. Thank you. तो डॉक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ से जुड़े जो पोस्ट और वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर मिले हैं, उनकी सच्चाई अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हुमायरा मेरा आपसे है। एक वीडियो हमें मिला है सोशल मीडिया पर, जिस वीडियो में नीम की पत्तियों से होने वाले फायदे बताए गए हैं, जिनमें से एक है स्कैल्प पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाएगा। वीडियो में बताया गया है कि नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड हेयर हेल्थ के लिए नीम का तेल, नीम की पत्तियों का पानी और नीम का रस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। नीम के पत्तों को 2 ग्लास पानी में हाई फ्लेम पर बॉईल करना है और जैसे ही बॉईल आ जाए फ्लेम को मीडियम कर देना है और इन्हें 8 से 10 मिनट तक बॉईल करना है, ताकि नीम की पत्तियों के सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में अब्सॉर्ब हो जाएं और 10 मिनट बाद इसको ठंडा करके स्ट्रेन कर लेना है। एंड अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसमें प्याज का रस भी ऐड कर सकते हैं। इस पानी को 1 घंटे लगाना है और उसके बाद शैम्पू से बालों को धो लेना है। तो क्या वाकई में स्कैल्प इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव है? See, as far as the neem is concerned, नीम में ये बात सच है कि उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई गई है. दैट इज ट्रू. बट ये वी डोंट हैव एक्चुअली एनी साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट कि स्कैल्प पे ये डायरेक्टली कितना इफेक्ट करता है. अगर आप इसे ओरली लेते हैं, आप कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि प्रूवन है. बट डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाने का एंड विद द अनियन जूस, इट कैन work for some people and for some people it will not. So it's something which I would say is half truth, because Okay. it can irritant to the scalp. Sometimes अगर आपको कोई scalp infection है, like अगर आप already किसी psoriasis या seborrheic dermatitis जैसी condition से suffer कर रहे हैं, तो आपका जो already scalp condition है वो और irritate हो सकता है. It can worsen your condition. So it is not necessary it was applicable for everyone. So I would say that it's a half truth, because this onion is still, it has that irritant properties. Onion में पाई गई है, तो it increases the blood circulation of the scalp. That is what it claims. The literature claims that way लोगों को benefit होता है onion juice से. There are certain evidences, but completely we don't have any evidence कि complete solution है ये, and it will always differ from subject to subject. किसी पे काम कर बिल्कुल। सकता है और किसी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है. कहने का मतलब है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और हर किसी की स्किन हेल्थ अलग-अलग होती है और अलग तरीके से रिएक्ट करती है। Right. It may not be good for someone and it can work for some people. ओके डॉक्टर हुमायरा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा। जो स्कैल्प पे इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है और होने पर ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं? स्कैल्प पे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बट नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो सिबोरिक डर्माटाइटिस या फिर उसका एक साधारण टाइप है डैंड्रफ, जो कि काफी लोगों में देखा जाता है. उसका एक लेवल तक आना बहुत नॉर्मल है, जैसे कि वो थोड़ा सीजनल हो सकता है या फिर एज रिलेटेड टीनेजर्स में सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से डैंड्रफ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो एक टाइप की एज ग्रुप में, या फिर आप किसी हार्मोनल कंडीशन से गुजर रहे हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं तो आपका, या फिर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन कंडीशंस में हम लोग ऐसे टाइप के जिसमें आपका इम्यूनिटी कम है, उसमें भी हम लोग ऐसे स्कैल्प इन्फेक्शंस देखते हैं. सो सिबोरिया आई वुड से इज द फर्स्ट, सबसे कॉमन. उसके बगैर कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपकी ग्रीजी फ्लेक्स जैसे आपको बालों में दिखते हैं. बहुत ज़्यादा पेशेंट के सर पे बहुत तेल कट जैसा रहता है और बहुत ग्रीजी फ्लेक्स दिखते हैं. कुछ लोगों की स्कैल्प बहुत रेड रहती है.
बार-बार बॉइल्स का प्रॉब्लम रहता है कि बार-बार उनको तकलीफ होती है, तेल लगाने से जो कि ज़्यादा और बढ़ती है। So these are the Hmm. common skin disorders like scalp disorders which lead to hair fall ultimately because it is this Okay. healthy scalp which helps your hair to stay healthy. अगर आपको डैंड्रफ है, अनकंट्रोल्ड है, इट हैज़ अ फंगल ओरिजिन और आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये आपकी जो फॉलिकल्स हैं उनको वीकन करेगा और विद टाइम जो है आपके हेयर फॉल्स एक्सेसिव होगा। तो इट विल गो इन द एक्सोजन स्टेज जिसको हम बोलते हैं। तो इन सब का वही परिणाम निकलता है कि आपका हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बगैर कुछ बिल्कुल। है मतलब बाकी सारे सोरियासिस है जो भी आजकल बहुत कॉमन पाया गया है या फिर केमिकल ट्रीटमेंट बहुत लोग करते हैं या फिर हुँ। डाइज वगैरह यूज करते हैं उनकी वजह से भी आपका स्कैल्प जो है कभी-कभी रैशेस आ जाते हैं या स्कैल्प पे पिगमेंटेशन हो जाता है फेस पे पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइक डॉक्टर्स पीपीडी डर्मेटाइटिस बोलते हैं वो सब भी कॉमन स्कैल्प प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायरा। डॉक्टर संदीप, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि अभी डॉक्टर हुमायरा ने बताया कि अलग-अलग तरह के क्या स्कैल्प इन्फेक्शंस होते हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स स्कैल्प पे दिखाई देते हैं जब कोई भी इन्फेक्शन पनप रहा होता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्कैल्प का इन्फेक्शन जो होता है उसको कैसे ठीक करें? क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? देखिए, सबसे पहले तो सिम्पटम क्या होता है स्किन इन्फेक्शन का वो पता, इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम, बाकी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे। तो इन्फेक्शन में मतलब कोई और कीटाणु से प्रॉब्लम हो रही है स्कैल्प में। अब कब ओके। रिकॉग्नाइज करना चाहिए और कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो है, अगर आपके कोई स्कैल्प में एक बॉल्ड पैच बन गया हो, एक जिसमें खुजली हो रही हो या जनरली बालों में खुजली काफ़ी ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे दाद बॉडी पे होता है, दाद हेयर में भी हो सकता है, दाद स्कैल्प पे भी हो सकता है। दूसरे इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो फोड़े जैसे बनते हैं, जिनमें दर्द काफ़ी होता है। ऑफ कोर्स कई बार दोनों चीज़ें इकट्ठे हो सकती हैं, पर सिम्पटम रिकग्नाइज करने के बाद अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट गोलियों से, कैप्सूल से, शैम्पूज जो स्पेसिफिक हैं इसके लिए, वो डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर हमें कई बार गोली देनी ही पड़ती है। किन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? बच्चों में। बच्चों में एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल कि अगर किसी भी फैमिली मेंबर को है से फंगल इन्फेक्शन बालों में, तो चांस है अगर कंघी यूज़ कर ली तो वो दूसरे को भी फैल सकता है। तो अगर कोई सस्पिशन हो इन्फेक्शन का तो इट शुड बी अटेंशन टाइम पे देना चाहिए ताकि वो फैले नहीं, क्योंकि अगर फैल गया और जड़ ले ली उसने तो जहाँ से बाल गिरे हैं वहाँ बाल वापस आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, इन्फेक्शन को थैंक यू लेके सो ये मच। चीजें याद रखनी चाहिए। और ओके, ओके, थैंक ये यू। भी याद रखने की जरूरत है कि अगर इन्फेक्शन सस्पेक्ट करें तो ज्यादा सफाई ना करें। हम जब ज्यादा हाँ। सफाई शुरू करते हैं, ज्यादा रगड़ के स्कैल्प साफ करना शुरू करते हैं तो हानि ज्यादा पहुंच सकती है। सो वो थोड़ा ध्यान रखिए। बेटर है कि पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और एडवाइस। ओके, डॉक्टर संदीप, आपने बताया कि अगर इन्फेक्शन है तो जरूरी नहीं है आपको अपना स्कैल्प बहुत ज्यादा क्लीन करना है। तो अगर किसी को स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो रहा है, उनको शैम्पू या फिर सोप वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए उस टाइम पे? शैम्पूस तो करने चाहिए। मेरा ओके। मतलब कई बार लोगों को लगता है ना कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो उसको दिन में 3-4 बार साफ करना शुरू कर दे। तो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं, ऑयल्स जो हैं, वो अपना आप ही ना खत्म हो जाए। थोड़ा स्किन भी ट्राई करती है लिमिट करने के लिए इन्फेक्शन। अगर हम स्किन की वो प्रोटेक्शन निकाल दें तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। डॉक्टर हुमायरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हमारे स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन हमारे फेस या फिर स्किन पर फैल सकता है, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, जैसे कि अभी डॉक्टर अरुणा बताया कि फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद बहुत ही कॉमन टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। वो हमारे स्किन पे भी आ सकता है, हमारे बालों में भी हो सकता है और हमारे नाखून जो कि नेल्स हैं उनमें भी आ सकता है। तो ये एक कंटेजियस कंडीशन है जो कि जैसे कुछ लोग नॉर्मली सर पे उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है किसी प्रकार का, तो वो उसको इचिंग कर के वो आपके नेल्स के थ्रू आपके दूसरे बॉडी पार्ट पे, आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को या फिर स्पेशली आपके घर में अगर बच्चे हैं,
तो उनको भी हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि हम देखते हैं, या फिर स्किन से कोई इन्फेक्शन आप बार-बार उसको छूकर अपने बालों में हाथ लगाते हैं तो वो स्कैल्प में आपके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन रूट है जिसका इसके मतलब फंगल इन्फेक्शंस का बहुत ही कॉमन चीज़ से आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, उसमें ये ज़्यादा देखा गया है। बाकी बाकी टाइप के भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कुछ टाइप, उसमें भी कुछ टाइप के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कंटेजियस होते हैं, जैसे कि वॉट्स वगैरह होते हैं। वो ऐसे होते हैं स्किन वॉट्स जो होते हैं, नॉर्मली जो बार्बर्स वगैरह होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, अगर उनके हाथों पे ऑलरेडी वॉट्स वगैरह है तो हम हेयर कट के टाइम पे वो सब इन्फेक्शंस हमारे स्काल्प में आ सकते हैं और हमारे स्काल्प में भी सेम टाइप के वॉट्स डेवलप हो सकते हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह से स्टेजेस होने के चांसेस बहुत होते हैं हमारे पास। डॉक्टर हुमायरा, अभी आपने बताया कि सैलून्स के टाइम पे ना सेम सिजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक दूसरे का ट्रिमर या सिजर्स यूज करने से भी उनको स्कैल्प इन्फेक्शन हो सकता है? डेफिनेटली वो एक बहुत ही कॉमन सोर्स होता है। फॉलिक जैसे ओके। फुंडी आना बार-बार, जिन लोगों के स्कैल्प में ये प्रॉब्लम होती है, उनमें देखा गया है कि एक कारण ये भी है कि वो कुछ लोग अब बार-बार अपना बियर्ड बाहर बनवाते हैं सैलून्स में, या फिर अपना हेयर ट्रिमिंग करवाते हैं। तो बिकॉज़ जो सैलून का हाइजीन है, वो आपका कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है। आपका जो सीज़र्स और जो सेम पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है आप पे यूज़ होता है, तो अगर आपकी स्किन में थोड़ा-सा भी कट लग गया, तो वो डायरेक्टली आपके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है उसके थ्रू, और आप एक सोर्स वो बन जाता है आपका, वो सीज़र हो या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो, तो आप में भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। डेफिनिटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायरा। डॉक्टर संदीप, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट में रेगुलर हेयर डाई यूज़ करने के कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं। पोस्ट में बताया गया है कि बहुत सारे हेयर डाइज़ में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, जैसे कि अमोनिया, पीपीडी, रेसिस्टोनॉल, जिससे स्किन में इरिटेशन होगा एंड ब्लैडर कैंसर एंड लिम्फेटिक कैंसर होने का भी रिस्क बढ़ता है। हेयर डाइज बार-बार यूज़ करने से हेयर ब्रेकेज भी होता है एंड हेयर शाफ्ट भी वीक हो जाता है। ये सब जो बातें बताई गई हैं, कितनी सही हैं? देखिए, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे रिएक्शन हो, चाहे केमिकल एक्सपोज़र हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी पर्सन उससे एक्सपोज़ होगा सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तब एक चीज़ को हानिकारक समझते हैं जब चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पीपीडी कई सालों से, कई डेकेड्स के लिए कलर में यूज़ हो रहा था। रिज़ॉर्सिनॉल भी एक केमिकल है, एंटीसेप्टिक है, जो कई स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा था, एक्ने के लिए भी यूज़ होता था। तो ओवर अ पीरियड टाइम लोगों को रियलाइज़ हुआ किसी-किसी लोगों में पीपीडी से रिएक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब जब कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो पीपीडी ही यूज़ होता था, क्योंकि काला रंग बेस्ट उसी से बनता है, सबसे रिच कलर उससे बनता है। तो जब रियलाइज़ किया कि ये एक तो हानि कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है, एक्ज़िमेटस रिएक्शन करता है, इरिटेंट रिएक्शंस कर देता है, स्कैल्प में कर देता है, फेस का कलर चेंज कर देता है, काले हो जाते हैं बिल्कुल लोग रिएक्शन की वज़ह से। वो कई इम्यून रिएक्शंस होते हैं, कई खाली इरिटेंट रिएक्शंस होते हैं। तो एक कई प्रोडक्ट्स उसकी जगह आ गए, जैसे पीटीएसडी या दूसरे प्रोडक्ट्स जिसमें ये रिएक्शन का चांस बहुत कम है। रिएक्शन ना होना किसी भी चीज़ से नामुमकिन है, तो पीपीडी से ज़्यादा होता है। जहाँ तक ये रहा कि कैंसर होने का, तो रिज़ॉर्सिनॉल इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों को कैंसर नहीं हुआ। पर अगर एक आदमी को भी चांस है होने का, तो इट इज़ बेटर कि हम वो यूज़ ना करें, अगर सेफर अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो। इसलिए रिज़ॉर्सिनॉल अब काफ़ी प्रोडक्ट से निकाल दिया गया है। अनलेस उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो किसी मेडिसिन में, तब बात दूसरी है, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें निकाल दी। पर ये कहना कि रिज़ॉर्सिनॉल से आपने गलती से यूज़ कर लिया तो आपको ब्लैडर कैंसर या ब्लड कैंसर हो जाएगा, थोड़ा मिसलीडिंग है। तो हाफ ट्रूथ है इसमें, बेसिक्स करेक्ट हैं, पर ये नहीं है कि लोग घबरा जाएँ कि एक बार हमने कहीं पे एक्सपोज़र हो गया सैलून में इस प्रोडक्ट से और उसमें रिज़ॉर्सिनॉल, तो अब हो गया, हमारा को प्रॉब्लम हो ही जाएगी। वैसे ही जैसे अभी डॉक्टर हुमैरा ने बताया, एक बार कहीं शेव करा लिया तो ज़रूरी नहीं है सबको इन्फेक्शन होगा, but it is better to be careful. Why take a chance? So same with PPD and these products. It is better to be careful and not use it. हाँ, क्योंकि PPD वाइडली अवेलेबल है, इसके उसके प्रोडक्ट्स अभी भी अवेलेबल हैं और सस्ते हैं।
अगर आप पीवीडी फ्री लें या अमोनिया फ्री लें तो चांस ज़्यादा है कि वो थोड़े महंगे हो सकते हैं, पर डेफिनेटली सेफर। तो इसलिए कॉमन रूल है कि पीवीडी अमोनिया फ्री ले लें। इनके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि पीवीडी फ्री अमोनिया फ्री, पर कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम तो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप काली मेहंदी देखें, काली मेहंदी में पीवीडी होता है, अगर होता है तो रिएक्शन चांस ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल कंप्लीटली नॉट करेक्ट, हाफ बेसिक्स है राइट। तो मुझे लगता है कि कुछ बेसिस तो है इस फैक्ट, इस स्टेटमेंट में, बट कंप्लीटली थोड़ा ज़्यादा इसको डेप्थ में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम हेयर डाई और कलर्स की बात करें तो इनका हमारी स्किन और स्कैल्प पर इन्फेक्शन होने का रिस्क क्यों ज़्यादा होता है? हमें ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लेने की ज़रूरत है? अच्छा, तो इन्फेक्शन तो जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, अलग चीज़ है। जी। इनसे रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेंट रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये देखा गया है कि स्कैल्प में जब हम कलर करते हैं, उसके बाद जैसे कपड़े, नए कलर वाले कपड़े को धोते हैं तो पानी कलर निकलता है। तो जब भी बाल में कलर करते हैं और हम उसके बाद शावर लेंगे या सिर धोएंगे, थोड़ा बहुत कलर लीच होगा। तो जब रिएक्शन होता है, जरूरी नहीं है खाली स्कैल्प के ऊपर हो सकता है अगर पानी बैक के ऊपर फ्लो कर रहा है तो बैक पे भी रिएक्शन हो जाए। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया कौन सा है? फेस। तो फेस पे रिएक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लोगों की स्किन में लाली, खुजली, रिएक्शन, और वो एकदम ट्रीटमेंट के बाद जाती भी नहीं है, उसमें फिर परमानेंट कलर चेंज भी हो सकता है। ये तो हो गया जो सिंपल रिएक्शन जो होता है। एक होता है इम्यून रिएक्शन। वो इम्यून रिएक्शन जब बनता है तो बॉडी में स्किन का कलर बदल जाता है, क्योंकि वो बॉडी का सिस्टम आपके जो कलर फॉर्मिंग सेल्स हैं उनके अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू करता है, और वो कलर बलून जैसे वो सेल्स टूट जाते हैं, रंग जम जाता है, वो बॉडी का रिएक्शन बढ़ता रहता है। तो उसको एक अलग कंडीशन दिया हुआ है, नाम ही अलग है, पर उसकी में हम फर्स्ट चीज़ यही बोलते हैं कि कलर आप अवॉइड करिए। तो जितना डार्क ब्लैक कलर होगा उतना चांस ज़्यादा है प्रॉब्लम का। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। डॉक्टर हुमायरा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट में ब्रा पहनने में रेगुलर ब्रेक्स लेने से मिलने वाले फायदे बताए गए हैं। पोस्ट में बताया गया है कि ऐसा करने से स्किन ब्रीद करती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, स्किन एलर्जी कम होती है और ओवरऑल ब्रेस्ट हेल्थ भी बेटर होती है। क्या वाकई में जो चीजें बताई गई हैं ये सही हैं? आई वुड से ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज मोर ऑफ आई वुड से ट्रूथ rather than half truth. I would say that this is full truth. सबसे पहले देखिए, वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं, नॉर्मली जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस होता है, जो ऑलरेडी हमारी स्किन पे होता है, वो एक लिमिट में रहता है अगर हम लोग वेंटिलेटेड रहते हैं। अब अगर हम लोग रेगुलरली जिम कर रहे हैं एंड 24/7 हम वही कपड़े, वही इनरवेयर पहन के रहते हैं, तो वो जो स्वेट है और जो बंद कपड़े हैं, जो ओक्लूडेड एनवायरनमेंट बनता है, दैट इज द सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो उससे आपके बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, आपके फंगस वहाँ पे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग बहुत, जैसे इनरवेयर आपने इस्तेमाल किया, ब्रा वगैरह, तो उसमें पैडेड वगैरह और काफ़ी स्ट्रैप्स वाले और वो वायरिंग वाले होते हैं, जो आपका कांस्टेंट प्रेशर की वजह से भी आपको काफ़ी वहाँ पे रैशेस आते हैं। विमेन कम विद पिगमेंटेशन का बहुत ही कॉमनली लेके आते हैं कि वो पूरा लाइन बन गया है वहाँ पे पिगमेंटेशन का, कुछ लोगों को पूरे निशान पड़ जाते हैं। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द ओवर यूज ऑफ एनीथिंग। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें। एट द सेम टाइम अपनी बॉडी का, जैसे आप अपनी इनर हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी स्किन के हेल्थ का भी ध्यान रखें। आप रेगुलरली ब्रीदेबल कपड़े, कॉटन क्लोथ्स वेयर करें। टाइट अनकंफर्टेबल ब्रास, वाइड ब्रास का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उन्हें सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखें। और जहाँ तक हो सके, अगर आप जिमिंग करके आए हैं या स्विमिंग करके आए हैं, तो अपना इनरवेयर बदल दें एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से क्लीन और ड्राई रखें बॉडी को। ड्राई इन द सेंस वो स्वेटी एनवायरनमेंट आपको नहीं रखना है। सो दैट विल बी गुड एंड बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। डॉक्टर हुमायरा, जैसे अभी आपने बताया कि किस टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको एज़ अ प्रिकॉशनरी करने की बहुत ज़रूरत है।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्किन पर एलर्जीज की अगर हम बात करें तो क्यों होती हैं एलर्जीज, क्या क्या मेन कॉजेज होते हैं इनके? देखिए हमारे जो आजू-बाजू हमारे जितने भी होते हैं एलर्जी, सबसे पहली बात तो एनीथिंग अंडर द सन कैन कॉज़ एलर्जी। एलर्जी किसी भी चीज़ से आ सकती है। कुछ हम नॉर्मल लाइफ में हम लोगों के पास मिथ होता है कि मैं तो जैसे महाराष्ट्र में आई वुड से शेंगदाना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पीनट्स, और जी। कुछ लोग दे विल कम एंड से कि अभी मैं तो हमेशा लाइफ से खाता हूँ, अचानक से मेरे को इससे क्यों प्रॉब्लम होता है। तो हम्म। एलर्जी जैसे कि भी सर ने बताया एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। मोस्टली ऑटो इम्यून टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें एक बॉडी का इम्यूनिटी किसी चीज़ को पहचान नहीं पाता है कि ये मेरा अपना है, मतलब सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मेरे लिए हार्मफुल है या हार्मलेस है। तो एलर्जी इसी टाइप की एक कैटेगरी में पड़ता है। तो सबसे कॉमन हमारे पास होती है फूड एलर्जीज। सेकेंड नंबर पे ड्रग एलर्जीज आती है जो कि मेडिसिन की होती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हम फूड एलर्जीज देखते हैं जिसमें कुछ कॉमन फूड्स होते हैं जैसे जिनमें हाई एलर्जी कंटेंट, जिसको हैप्टन्स वगैरह बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वो एलर्जी प्रोन होते हैं। जैसे सी फूड हो गया, प्रॉन्स आपने सुना होगा, फिश, दे आर द कॉमन एलर्जेंस जो कि बहुत सारे कॉमन लोगों में होते हैं। और इसी तरह जो हाई प्रोटीन फूड होते हैं, कुछ लोग अगर उनको कंबाइन करते हैं, जिसको हम एक इरेशनल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जैसे कि आप अंडे, चिकन, मटन सब एक साथ कंबाइन करते हैं, तो आपका एलर्जी कंटेंट होने का ज्यादा चांस बढ़ता है। स्पेशली अगर इफ यू आर लाइक सेंसिटिव इनफ, अगर आपका गट सेंसिटिव है या फिर आपकी स्किन बेबी रैशेस आते हैं, तो कुछ टाइप के कॉम्बिनेशन से भी आपको एलर्जी आ सकती है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स की एलर्जी बहुत कॉमन है उसमें, या फिर अभी जैसे हमारा एडल्ट्रेटेड फूड है विच इज़ अ मोस्ट कॉमन रीज़न कि हम लोग बहुत प्रिजर्व्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है या प्रिजर्वेटिव्स, जो कि हमारे फूड का शेल लाइफ तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नई नई टाइप की एलर्जीज जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। बिल्कुल। डॉक्टर हुमायरा, ये तो हमने बात की कि एलर्जीज़ क्यों होती हैं, मेन क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं, और आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ भी समझाई कि किन-किन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है। अब जो मेन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि स्किन एलर्जीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? देखिए, लाइक मैंने बताया आपको कि सबसे इसका जो सॉल्यूशन है, एज इन अगर आप इंटरनली, जैसे मैं फूड की बात कर रही हूँ, अगर मुझे प्रॉन्स की एलर्जी है तो है, इसका ज्यादा अच्छा। कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लोग डिसेंसिटाइजेशन के हैं हमारे पास प्लान्स, बट दे ऑलवेज नेवर वर्क। सो इट इज फर्स्ट ऑफ कि अगर आपको पता है कि मुझे किस चीज से एलर्जी आ रही है, फूड की बात कर रही हूँ मैं, तो यू ट्राई टू अवॉइड। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको कुछ चीजें, कुछ इरेशनल कॉम्बिनेशंस नहीं करने हैं, जैसे कि हमारे ट्रेडिशनली भी हमको बताया गया है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ चीज़ें कंबाइन करने से आपको एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। एज़ फार एज़ द एक्सटर्नल एलर्जीज़ आर कंसर्न्ड, तो स्किन में आपके जैसे कि रैशेज़ आ जाते हैं, आपका हाइजीन बाहर से जो मैं बोल रही हूँ, अर्टिकेरिया जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो स्वेटिंग की वजह से जो एलर्जीज आ सकती है, दैट वी कैन अवॉइड। लाइक या फिर स्विमिंग पूल रैश इज वेरी कॉमन। हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं एंड वो क्लोरिनेटेड वाटर होता है एंड अदर केमिकल्स आर मिक्स्ड, एंड हम उन्हीं कपड़ों में वी कंटिन्यू, वी डोंट प्रेफर टू बाथ, हम थक गए या फिर किसी भी कारण से, तो उससे भी हमको रैशेस आते हैं। सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हम स्विमिंग करके आए हैं, अगर हम स्वेटी है, मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर बाथ। अगर हमें फूड की एलर्जीज आ रही है, तो वी हैव टू मेक आउट व्हाट इज सूटिंग अस एंड व्हाट नॉट, वी हैव टू फॉर दैट। एंड ड्रग्स में भी वी हैव टू टेक ए प्रिकॉशनरी मेजर कि अगर मुझे पहले जैसे किसी मेडिसिन से एलर्जी आई है, आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट, या फिर 2 एलर्जिक टाइप के मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं वो साथ में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायरा। डॉक्टर संदीप, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक वीडियो में स्किन एलर्जीज को कम करने के लिए टॉप 5 फूड्स की लिस्ट दी गई है, जिनमें शामिल है टर्मरिक, टोमेटो, जिंजर, लेमन एंड अनियन।
क्या ये सही में एलर्जीज को कम करने में मदद करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। देखिए, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत कुछ है जो डिस्क्राइब्ड है। अब प्रॉब्लम ये है साइंटिफिक ट्रूथ हम किस चीज को मानते हैं? जब 10 में कम से कम 5 से ज्यादा 6 या 7 लोगों में वही चीज देने से वही कारण ठीक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इन चीजों में 5-6 नहीं, एक में अगर हो गया तो लोग फिर उसको ढिंडोरा पीट देते हैं कि इससे ठीक हो सकता है। रिमेंबर, एलर्जिक रेस्पॉन्स इम्यून सिस्टम के ज्यादा एक्टिवेट होने से है, कम से नहीं। तो जो लोग क्लेम करते हैं ये खाइए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वो तो इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी मिसलीडिंग। ये नहीं होना चाहिए। इनमें दे आर गुड फॉर आवर जनरल बैलेंस डाइट, पर ऐसे नहीं हो सकता कि आपने ये ज्यादा खा लिया तो वो कम हो जाएगा, एलर्जी कम हो जाएगी, ऐसे नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर हुमायरा ने भी बताया था कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं, क्या चीजें हैं जिनसे आपको एलर्जी हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आइडेंटिफाई कैसे करें? कैसे पता चलता है कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ? मेरे डाइट का ही कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मुझे स्किन एलर्जी हो रही है, या मेरी जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसकी वजह से मुझे स्किन एलर्जी हो रही है? कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? आई थिंक आपके वेबिनार में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बिल्कुल सबसे पहली चीज तो फूड एलर्जी बहुत कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम किसको ब्लेम करते हैं? खाने को। अगर किसी को सिवियर एलर्जी है फूड से तो उसको पेट की तकलीफ साथ में ही शुरू हो जाएगी, अगर एक्यूट प्रॉब्लम है। हाँ, क्रोनिक प्रॉब्लम्स में क्रोनिक अर्टिकेरिया जैसे होता है जिसमें अलग इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कोई छोटी फूड की प्रॉब्लम हो सकती है जो एलर्जी बना सकती है। अब कॉमन चीज क्या है, जब लोग हमें कहते हैं हमारा एलर्जी टेस्ट करा दीजिए, प्रॉब्लम ये है एलर्जी टेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट बहुत रेयरली करवाते हैं, बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि एलर्जी टेस्ट में 500 से 1000 चीज़ें टेस्ट करेंगे, 50 चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, और पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है, उसका मतलब ये बॉडी ने ये रिकॉग्नाइज किया है, तो मे बी वो टॉलरेट कर रहा हो, तो आप खाना क्यों बंद करें? तो मतलब शॉर्टकट में एलर्जी टेस्ट कराना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट विल नॉट हेल्प, तो पैसे मत वेस्ट करिएगा। हाँ, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो कोई रीजन है तब कराइए। दूसरा, कैसे पता चलेगा किस चीज़ से एलर्जी है? एक फूड डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, और ये सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो फूड डायरी मेंटेन नहीं करें और हर बार लिखें कि आपने आज ये खाया, कल ये खाया था, इस दिन एलर्जी हुई, उसको कोरिलेट करेंगे तब जाके होगा। फिर भी बहुत मुश्किल है। एक कंपनी के मसाले से एलर्जी हो सकती है, एक कलरिंग एजेंट से हो सकती है, दूसरे से नहीं हो सकती। किसी ने बैंगन बचपन से खाया और अब एलर्जी शुरू हो सकती है, जैसे डॉक्टर हुमैरा ने बताया, जरूरी नहीं है पीनट से पहले एलर्जी हो, एक दिन टॉलरेंस बॉडी का ब्रेकडाउन होगा और एक दूसरे दिन एलर्जी शुरू हो जाएगी। तो ये पता करना किस चीज़ से एलर्जी है। हम फूड चैलेंज देते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, अंडर सुपरविजन होना चाहिए, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। एक बार फूड एलर्जी कंफर्म हो गई तो कोशिश यही रहती है कि उसको उनसे डिसेंसिटाइज कर दें, मतलब टॉलरेंस बढ़ा दें, ताकि वो बच्चा या बड़ा खा सके बाद में। तो कई बार नहीं होता, तब हमें वो अवॉइड करनी होती है। तो रिमेंबर, ये अवॉइड करना, वो खाने वाली चीज एंड में जाके होती है। Okay. It is not so simple. Food allergy पता करना is I think the toughest thing even for a doctor. Toughest thing. True that. क्योंकि कभी-कभी हमें भी ऐसा लगने लग जाता है कि तुरंत इरिटेशन हो गई कुछ खाने के बाद, लेकिन फिर अगर अगले दिन हम वही सेम चीज खाते हैं, इरिटेशन नहीं होती है, तो वो भी एक फैक्टर है। समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये चीज हमें रिएक्ट कर रही है या कैसे हमारी बॉडी पे काम कर रही है। बिल्कुल। ऑल्सो डॉक्टर संदीप, क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो एक व्यक्ति को ध्यान में रखने हैं जब उनको अपनी स्किन हेल्थ को अच्छा रखना है, इन्फेक्शन से खुद को दूर रखना है, इरिटेशन बचा के रखना है, और बाकी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो? सो देखिए, कई प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस एंड डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो हम हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं और हमें ऐसी चीज़ों में, एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं जिससे इन्फेक्शन का चांस या एलर्जी का चांस बढ़ सकता है। कई ऑक्यूपेशन सच है स्पोर्ट्स मैन एंड वीमेन, जिनमें स्वेट ज़्यादा होता है। डॉक्टर हुमैरा ने बहुत अच्छी तरह बताया पहले कि क्लोथिंग कैसे हमें चेंज करनी है। वर्कआउट के बाद शावर लेना, एक्स्ट्रा गन निकालना, आर्म फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री, जिनके पूरा दिन उनको 12-14 घंटे कपड़े पहनने होते हैं
उनको ध्यान रखना है कि वो चेंज करने के ड्यूटी चेंज के बाद कपड़े बदलें और नहाएं। अगर ओवर क्राउडिंग है, मतलब डॉर्मेटरीज में, हॉस्टल्स में, या ऐसी जगह जहाँ पे 3 से 4 से 5 लोग एक घुसेड़ में रहते हैं फैमिली में, तो एक से दूसरे को फैलने का चांस ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। नहाना दिन में एक बार ज़रूरी है। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो अच्छा, एक और ऑक्यूपेशन जहाँ पे ठंड से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हाउस वाइफ्स डर्मेटाइटिस एक कहते हैं, जो एलर्जीज बन जाते हैं जब ये काफ़ी डिटर्जेंट से एक्सपोजर होता है, तो उनको उसमें खुजली हो जाती है। पानी का एक्सपोजर के होने के बाद उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पैर की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स खराब हो जाते हैं। सोल्यूशन इज सिंपल, स्किन को ड्राई रखिए और क्लीन रखिए। अब जब हम ये बोलते हैं क्लीन रखिए, ज़्यादा क्लीन नहीं करना। कई बच्चे ऐसे हैं, टीनेजर्स स्पेशली, जिनको एक बार दाद हो गया वो दिन में 4-4 बार नहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था सफाई रखनी है, आप ध्यान रखिए। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नहाने के बाद ड्राई रखना है, शावर के बाद ड्राई करना है अपने आप को। और अगर ऐसे ऑक्यूपेशन में जहाँ पे पानी का काम बार बार होता है, उसके बाद उस हाथ सुखा लीजिए, या ऐसे कुछ ग्लव्स पहनिए जिससे हाथ बार बार पानी में ना डूबे। अगर एक इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है तो फैमिली में कैसे प्रिवेंट करना है, वो एक बार मैंने पहले भी बताया था, पर इट इज़ बेटर अगर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो वो अपना भी पूछेंगे कि बाकी किसी को है कि नहीं। प्रिवेंशन के लिए छोटे बच्चों को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम दूसरे बच्चों को भी साथ में, जो उनके साथ खेलते हैं, उनको भी देखना चाहते हैं, या स्कूल में बताना चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन जल्दी एक दूसरे से फैलता है। कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वेमेन, बच्चे, टीनर्स में एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है, तो वो उनके लिए हमें ट्रीटमेंट जल्दी देनी पड़ती है। तो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, appropriate cleanliness, a good balanced diet to keep the skin healthy, not go into those special diets unnecessarily, and to wear good ventilated clothes. Drip dry clothes are nice to wear, पर problem ये है वो sweat absorb नहीं करते, तो it is good to change it immediately. Keep an extra pair of t-shirt, shorts when you are working out. Perfectly said. सर, अभी जैसे आपने डूज एंड डोंट शेयर किए कि क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी है, क्या चीजें नहीं है, अगर आपको अपनी स्किन हेल्थ अच्छी रखनी है, इन्फेक्शन से खुद को दूर रखना है। मार्केट में ना बहुत सारे अलग-अलग तरीके के पाउडर्स भी अवेलेबल हैं इन्फेक्शन के लिए, या जो भी इरिटेशन स्किन पर होता है। ये इफेक्टिव होते हैं एक्चुअल में? ओके, सो पाउडर का एक ही काम है, स्वेट को एब्जॉर्ब करना जब इन्फेक्शन नहीं हो। एक बार इन्फेक्शन हो गया, देन प्लीज डोंट यूज पाउडर ओवर इट, बिकॉज वो पाउडर पानी या स्वेट के साथ मिलके एक लेयर बना लेगा। जब वो लेयर बनाएगा उसके नीचे दूसरी इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, स्किन को ब्रीथ नहीं करने देगा। सो पाउडर इज बीइंग यूज्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि बट इट इज टू बी डस्टेड इन अ वेरी थिन लेयर, और इतना थिन लेयर हो कि दिखे नहीं, और जितना परफ्यूम उसमें कम हो उतना अच्छा। ज्यादा परफ्यूम पाउडर्स रिएक्शन कर सकते हैं, तो प्लेन पाउडर इज गुड इनफ इन अ थिन लेयर व्हेन इन्फेक्शन इज नॉट देयर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। डॉक्टर हुमायरा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट में बताया गया है कि अगर आपको दाद हो रहा है, यानी कि रिंग वॉर्म की समस्या है, जिससे आपको खुजली हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हाफ टी स्पून आपको दालचीनी पाउडर में हाफ टी स्पून शहद को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है, और जिस जगह पे आपको दाद हो रहा है उस पर वहां अप्लाई करना है। दिन में 2 बार ऐसा करने से सिर्फ 3 दिनों में दाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको एक्चुअली जादू कहते हैं। तो कोई भी तो ये बिल्कुल नहीं है, और जहाँ तक दाद है वो एक प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि हम लोग डॉक्टर्स उसके लिए गोलियां, कैप्सूल्स और क्रीम्स वगैरह के इस्तेमाल से उस पे कंट्रोल पाते हैं। ऑलरेडी हमारे देश में फंगस की बहुत रेजिस्टेंस आ चुकी है इन चीज़ों की वजह से। कॉमन इतना ही नहीं, ये दालचीनी का पाउडर और शुगर पाउडर जो आपने अभी बताया, इसके बगैर लोग बीटेक्स और बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, दाद को घर पे खुद से अपने लेवल पे कंट्रोल करने के लिए, व्हिच इज़ वेरी हार्मफुल। लॉन्ग टर्म में वो आपके फंगस को और स्ट्रेंथन करता है और वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाता है। ये एक रीज़न है कि हमारे जितने भी हमारे पास एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस आ चुकी है, और क्योंकि लोगों के गलत इस्तेमाल की वजह से और गलत चीज़ों की वजह से वो फंगस काफ़ी रेजिस्टेंस पा चुके हैं, और अभी जिसकी वजह से फंगस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
मोस्टली डॉक्टर्स के लिए। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक चीज़ नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको दाँत का इन्फेक्शन है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका स्टेज देखेगा, आप कितना ज़्यादा फैला है, उसके हिसाब से आपको गोलियों की ज़रूरत है या फिर सिर्फ़ क्रीम्स की ज़रूरत है, वो डिसाइड करेंगे। और अगर हम सिर्फ़ क्रीम्स भी लगाते हैं, उसमें भी हम पेशेंट को ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक हम उसको कंटिन्यू रखने के लिए बोलते हैं। क्योंकि फंगस का रिकरेंस बहुत होता है। ऐसा है कि वो बार बार होता है। सुपरफिशियली चला जाता है, लेकिन अगर आप उसको अंडर ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद वो वापस आएगा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ सकता है। तो फंगस को आई वुड से नॉर्मल लैंग्वेज में जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसके लिए ऑलरेडी गोलियाँ और क्रीम्स कम पड़ रही है। तो ये दालचीनी पाउडर विल नॉट वर्क। ओके। डॉक्टर हुमायरा, अगर हम रिंगवॉर्म की बात करें यानी कि दाँत की बात करें, तो एग्ज़ैक्टली पहले थोड़ा बताइए क्या होता है और किन-किन कारणों की वज़ह से हमारी बॉडी में दाँत की समस्या देखने को मिल सकती है? देखिए, जैसे मैं बार-बार बोल रही हूँ कि दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। ओके। हमारी बॉडी में जब हमारी फंगल इन्फेक्शन इम्यूनिटी से काफ़ी रिलेशन है इसका। नॉर्मल लोगों को भी होता है, लेकिन स्वेटिंग होना, जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि आप स्वेट आपको बहुत हो रहा है और उसके बाद आप उन्हीं कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो जो फंगस होता है आपकी बॉडी पे या फिर आपने कहीं से कैच कर लिया है तो वो ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो उसको फंगस को ग्रो करने के लिए गीलेपन की, मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो या तो आपकी स्वेट से आता है या फिर कुछ लोग नहाने के बाद आप गीला छोड़ देते हैं, ड्राई नहीं करते हैं। नॉर्मली फिंगर क्रीजेस में या बॉडी के क्रीजेस में आपका गीलापन रह जाता है और उसके ऊपर सिंथेटिक वगैरह क्लोथ्स आपने पहन लिए या जीन्स मटेरियल पहन लिया, तो वो पूरा दिन आप उसी एनवायरनमेंट में हैं, तो फंगस ग्रो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि फंगस कंटेजियस है। आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी को लग सकता है या फिर किसी को ऑलरेडी फंगस होता है तो बहुत इचिंग होती है, बहुत खुजली का प्रॉब्लम रहता है फंगस में। कुछ लोग अभी खुजली करते हैं, फिर आपसे हैंडशेक कर लिया तो आप में भी आने के चांसेस होते हैं। तो इट ट्रांसफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसमें और एक चीज़ ये भी है कि इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, जैसे कि आप डायबिटिक हैं, तो आपको बार-बार फंगस हो सकता है या फिर जल्दी आप कैच करेंगे नॉर्मल लोगों के कंपैरिज़न में। या फिर आप कुछ ओसीपीज़ ले रहे हैं या फिर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ जो आप किसी और कारण से ले रहे हैं और जो आपकी इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा है, तो आपका जो फंगस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये कुछ कारण हैं आपके जिन लोगों में ज़्यादा फंगस की ग्रोथ होती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायरा। डॉक्टर संदीप, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर हुमायरा ने अभी बड़ी ही डिटेल में समझाया कि जो रिंगवॉर्म होता है वो क्यों होता है, क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं होने के। मैं आपसे थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर हम रिंगवॉर्म की बात करें तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितने टाइम से इन्फेक्शन है और कितना लिमिटेड है और कितना फैला हुआ है। ऑल्सो फैमिली में किसी को है तो उनको भी साथ में ट्रीट करना होता है। इसके लिए नॉर्मली हम अगर हो सके तो खाली क्रीम दे के उसको ट्रीट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, क्रीम देने के बाद जैसे अभी डॉक्टर हुमैरा ने बताया 10 से 15 दिन मैक्सिमम में वो दिखना कम हो जाता है। वो लोग दवाई बंद कर देते हैं और नीचे वाले एरियाज में रह जाता है और वो फिर वापस आ जाता है। तो हम काफ़ी लंबे अरसे तक क्रीम देते हैं लगाने के लिए। अगर नाखून में है तो क्रीम ज़्यादा काम नहीं करती, तो हमें फिर गोलियाँ या कैप्सूल देना पड़ता है। गोलियाँ या कैप्सूल हमें अगर दाँत वैसे भी फैला हो और बार-बार आ रहा हो तब देना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस एक ही है, अगर आपको टैबलेट या कैप्सूल दिया है एंटी फंगल जो दाँत ट्रीट करने के लिए, उसको पहले मत बंद करिएगा। क्योंकि ये एक आज के दिन में हमने सबने अब पैंडेमिक हम सब समझते हैं कोविड, पर ये फंगल पैंडेमिक अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, अब यूरोप में भी फैल गया है। तो इसीलिए फैला है क्योंकि दवाइयाँ लोग जल्दी बंद कर देते हैं या फिर ईज़िली अवेलेबल होती हैं। 2 दिन खाया, ऊपर से ठीक हो गया और फिर बाद में होगा, फिर वापस आएँगे। तो हमारी एडवाइस ये रहती है, अगर ली तो ठीक तरह फिर कंटिन्यू करिए। अब इसके ऊपर एक ऐड ऑन ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, जो हमारे कपड़े हैं, जो अंडरगारमेंट्स है, अगर किसी को बार-बार दाद हो रहा है ऐसी जगहों में, तो उसको हॉट आयरन करिए, क्योंकि क्रीजेस में फंगस रह जाता है। पर ये सब बोलने के बावजूद
पैनिक का मतलब ये नहीं अगर किसी के स्किन पे फंगस दिख गया, हमारे स्किन में फंगस और बैक्टीरिया वैसे भी बहुत हैं, और कई ऐसे भी हैं जो दांत वाले होते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेती है। हमारे को तो एक्सपोजर रोज ही होता है, सबको एक्सपोजर होता है, पर इसका मतलब यही नहीं है कहीं पे दिख गया तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब तो ये जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर एक बार मिल गया और डॉक्टर ने बोला आप दवाई लेनी है, तो उसको कंटिन्यूसली यूज करना ही। प्रिवेंट करने के लिए जैसे अभी बताया, कपड़े, नहाना, क्लेनलीनेस, वो सब करना, वो कंटिन्यू करना चाहिए साथ में। ओके। ऐसी कोई चीजें डाइट में भी हैं हमारी जो हमें शामिल करनी है ताकि हमें फंगल इन्फेक्शन या जो भी स्किन या हेयर से रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हम बच सकते हैं? कुछ ऐसी डाइटरी चेंजेस करने की जरूरत होती है हमें? स्पेसिफिकली एंटी फंगल डाइट या एंटी फंगल ऐसी कोई डाइट जो बालों में फंगस ना हो नहीं होती। और जनरल हेल्थ के लिए अ गुड बैलेंस डाइट फॉर कीपिंग योर गुड हेल्दी स्किन या हेयर टू कीप देम हेल्दी, वो गुड बैलेंस डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा 5 टाइप के विटामिन खाने का कोई मतलब नहीं है अगर कोई तकलीफ नहीं है। तो जनरल रूल्स अप्लाई हेयर आल्सो, सेम चीजें जो वैसे नॉर्मली होता है। पर ये मत सोचिएगा कि ये सुना कि ये वाली चीज दांत को बंद कर देगी, तो थोड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना। बिल्कुल। एट लास्ट डॉक्टर्स, कोई एडवाइस आप देना चाहे हमारी ऑडियंस को ताकि वो अपनी स्किन हेल्थ और अपनी हेयर हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख पाए? डॉक्टर संदीप, पहले आप एडवाइस दीजिए हमारी ऑडियंस को कोई। एक एडवाइस और एक वार्निंग ये है कि कई दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन काफ़ी दिनों से लड़ रही है उसके बारे में, कि अगर आपको कोई भी ट्यूब दिख गई जिसमें 4, 5, 3 दवाइयाँ अभी मिक्स्ड हैं, वो प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। उनमें कॉमनली स्टेरॉयड एडेड होता है। स्टेरॉयड बहुत अच्छी दवाई है, हम भी देते हैं लगाने के लिए, पर अंडर सुपरविजन। एक गरम मसाला वाली दवाई जिसमें 50 टाइप के क्रीम्स, दवाइयाँ डाली हुई एक ट्यूब में, वो ठीक नहीं है। तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन भी की हुई है, फिर भी कई बार एक कोई नई चीज़ निकाल देता है जिसमें कई दवाइयाँ, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। फॉर्मूला यही है, मैक्सिमम 1 या 2 कॉम्बिनेशन होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है ये यूज़ करिए, या इंडिविजुअली दवाइयाँ एडवाइस करते हैं। हेयर हेल्थ के लिए आप जो भी करिएगा, कीप इट क्लीन, डरिए मत शैम्पू करने से। ये नहीं है कि शैम्पू करने से बाल खराब हो जाते हैं। जैसे स्किन क्लीन रखते हैं आप नहाने के बाद, वैसे शैम्पू इन मॉडरेशन इज गुड इनफ। पानी ठंडा गर्म इज बेसिकली एक टेम्परेचर इज गुड इनफ। ये मत सोचिएगा कि आप जैसे हम शावर लेते हैं, स्पोर्ट्समैन शावर लेते हैं पहले ठंडे पानी से फिर गर्म पानी से, बालों के लिए ये हानिकारक है। इसको हाइग्रोफिटी करते बाल टूट जाएंगे। तो एक ही टेम्परेचर से बाल धोइए, स्किन को क्लीन रखिए, कीप इट ड्राई। आई थिंक दैट इज माय ओनली एडवाइस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। डॉक्टर हुमायरा, अगर आप कोई एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहें। See, I would say that hair is the crown on our head. तो इसका जो हमारे जो हेयर होता है वो हमारी पूरी बॉडी का इंटरनल थिंग हमें बताता है। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी से पहले बाल गिरते हैं। तो बालों का गिरना एक लक्षण है कि हमारी बॉडी में समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी। सो इस चीज को अगर आपको अनकंट्रोलेबली हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। ट्राई टू नो द कॉज। एंड एज फार एज कुछ लोगों के 2 बाल भी गिर गए, देन दे आल्सो पैनिक। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दिन के 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है। जब वो गिरते हैं तब उनकी जगह नए बाल आते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल जो चलता रहता है। तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल जो आपको हो रहा है, अगर आपके 4 बाल टूट गए कोम करते समय, 4 बाल नहाने के समय, इट इज ओके, एक्सेप्टेबल। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, एवरीवेयर, शावर में दिख रहे हैं, टॉवल पे दिख रहे हैं, कपड़ों पे दिख रहे हैं, यस इट इज अ कंसर्न, स्पेशली फॉर वुमेन। कि हेयर फॉल का जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है वो एनीमिया है लेडीज में। उनका HB कम रहता है जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल होता रहता है। सेकेंड थिंग, थायराइड की कॉजेज है, या न्यूट्रिशनल B12 और D3 की जो डेफिशिएंसी है विटामिन की, वो भी देखी गई है कि बहुत कम होने की वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली कहना यही है कि अगर आप अपनी बॉडी का इंटरनली ध्यान रखते हैं तो आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। सो वाइटामिन का ध्यान, आपके ब्लड का ध्यान, आपके लाइफस्टाइल, आप प्रॉपर स्लीप, आपका साइकिल रेगुलर है, आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, आप हाइड्रेटेड रह रहे हैं,
तो सब कुछ बॉडी में आपका बैलेंस्ड है, तो आपका हेयर और स्किन भी बैलेंस्ड रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायरा, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस के साथ जो भी पोस्ट और वीडियोज़ हमें स्किन और हेयर हेल्थ से रिलेटेड मिले थे, उनकी सच्चाई उन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you for having us here. थैंक यू सो मच। Good day. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।